करंट अफेयर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज कुछ फिर से बेहतरीन करंट के साथ हम उपस्थित हैं आपके सामने। तो लगातार सेशन के साथ जुड़ जाइए और लोगों को जोड़ते भी रहिए। सेशन को शेयर कर दीजिए और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम चैनल है, सभी जगह से जो सबसे पहला तरीका है वो कंटिन्यूटी है। यानी 3 R मैंने बताया था, रेगुलर, रूटीन और रिवीजन। ये 3 शब्द आप याद रखिए, रेगुलर, रूटीन और रिवीजन। ये 3 शब्द को आप याद रखिए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। रिवीजन करना अति महत्वपूर्ण है। अब जो पढ़ते हैं यदि उसका आप रिवाइज नहीं करते तो याद रखिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड का बात हो। यदि आप रेसलिंग करते हैं, अगर आपने एक दाव सीखा, उस पर प्रैक्टिस नहीं करते, बार बार उसका रिवाइज नहीं करते उस दाव का, तो आप भूल जाएंगे। तो हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो रिवीजन है। रिवीजन। दूसरा, रेगुलर पढ़ाई करना। जैसे हम आपके लिए चाहे कुछ भी हो जाता है, हम डेली आपके लिए करंट अफेयर सीरीज ला रहे हैं, एक दिन भी गैप नहीं करते। आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज को ला रहा हूं, तो आप ध्यान रखिए कि जैसे मैं आपके लिए रेगुलर हूं, आपको भी रेगुलर रहना पड़ेगा अपने लाइफ में। और तीसरा, रूटीन से पढ़ाई करना। जैसे अभी पिछला वीडियो में आपने देखा, पिछला जो लाइव लेक्चर था उसमें आपने देखा सर ने क्या बताया। सर ने बताया कि आपको क्या करना है, रूटीन से पढ़ना है। मतलब आपको सारे सब्जेक्ट को फोकस करना है। किसी एक सब्जेक्ट को गेस करके जाना कि मैं सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाऊंगा, करंट पढ़ के जाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ के जाऊंगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा, इसको कहते हैं रूटीन। दूसरा, रेगुलर रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो लगातार सेशन के साथ जुड़ जाइए। सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच जाए। तो चलिए आज का पहला करंट अफेयर हम देखते हैं। फर्स्ट करंट अफेयर देखा जाए आज का जो पहला करंट अफेयर है भाई, वो है लेफ्टिनेंट जनरल चनिर्रा पोनप्पा भारतीय सेना में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वर्तमान में सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में सेनाध्यक्ष हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। और अभी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में चनिर्रा पोनप्पा को नियुक्त किया गया है। इससे पहले चनिर्रा बंसी पोनप्पा प्रतिष्ठित वज्र सेना की कमान संभाल चुके हैं। इनका पूरा नाम है चनिर्रा बंसी पोनप्पा। अभी वर्तमान में किस पोस्ट पे आए हैं? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इन्हें इससे पहले वज्र सेना की कमान भी दी जा चुकी है। इनका नाम आप याद रखिएगा। वर्तमान में सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं। आज का करंट बिल्कुल मार्वेलस करंट है। आज का करंट बेहतरीन करंट है। मैं डेली बोलता हूं बेहतरीन है, लेकिन आज का करंट सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। ध्यान से सुनिएगा और लगातार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो भी मैं बोलता हूं उससे आप नोट डाउन करते रहिएगा। नोट डाउन करना जरूरी है। कॉपी और कलम लेकर आप इस सेशन को करिए। आज का सेशन सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन सेशन होने वाला है। आप आज का जो सेशन है, कई जगह से इस सेशन को अप्रोच किया गया है। PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PMO का साइट, इसके अलावा कई ऐसे साइट्स हैं जिसको विजिट करके मैंने आज करंट को तैयार किया है। लगातार सेशन के साथ जुड़े रहें, अंत तक जुड़े रहें। आज का करंट एक एक करंट नगीना है, एक एक करंट जो है आज का प्लेटिनम है, गोल्ड है, डायमंड है। तो सेशन को शेयर कर दो और सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर रहा हूं। यदि आपके लिए कुछ सुझाव है कि आप मेरे लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि सर आप मेरे लिए और ये कर दीजिए, तो बिल्कुल आपके लिए होगा। तो चलिए लगातार सेशन से जुड़े रहिए। आज आपने अमृत पान किया है। आज का जो सेशन था, आज का जो दिन था, वो अमृत वर्षा हो रहा था। अमृत वर्षा, इस चैनल पे अमृत वर्षा हो रहा था मेरे भाई। टॉप 10 रैंक 65 BPSC के आपके सामने आपको गाइड कर रहे थे। तो अमृत वर्षा, अमृत पान हो रहा है यहां से। तो भैया अमृत पीते रहिए और अपना जनरल नॉलेज को एनहांस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, या जो पॉल्यूशन लेवल है। बिना ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें पॉल्यूशन का कोई जगह ना हो, उसे बोलते हैं नेट जीरो। नेट जीरो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके डेवलपमेंट में किसी भी हाल ही में हाइड्रोजन और अमोनिया पॉलिसी, हाइड्रोजन एंड अमोनिया पॉलिसी किसने जारी किया है? तो विद्युत मंत्रालय ने जारी किया। किस लिए जारी किया? तो नेट जीरो, अर्थव्यवस्था को नेट जीरो बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को नेट जीरो बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी
मिनिस्ट्री ने 17 फरवरी को हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति की घोषणा की गई है। और इस नीति के तहत देख लीजिए आप लोग, इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया नीति के तहत यह महत्वपूर्ण है, वर्ष 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। और कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है, यानी हाइड्रोजन जो है हरित ईंधन के रूप में माना जाता है और इसके विकास का काम बड़ी जोरों से भारत में किया जा रहा है। मोदी जी लगातार दो बातों पर फोकस कर रहे हैं, एक अल्कोहल के उत्पादन पर और दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर। तो ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए, ताकि नेट जीरो इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए विद्युत मंत्रालय ने जारी किया है हाइड्रोजन अमोनिया नीति और उसके तहत वर्ष 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट पर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट करंट है इंडोनेशिया के बाली द्वीप में। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हो रहे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में G20 के ग्रुप 20 के फाइनेंस मिनिस्टर के जो बैठक हुआ है वो कहां हुआ है? तो इंडोनेशिया के बाली द्वीप। बाली द्वीप कहां है? इंडोनेशिया में है। बाली द्वीप, जावा, सुमात्रा, बाली, ये सब कहां है भाई? तो ये सब इंडोनेशिया में है। बाली द्वीप पर G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया इसके अंदर और उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा है कि भविष्य में महामारी से निपटने के लिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों को सक्षम बनाने के लिए धन का आवंटन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। G20 के वित्त मंत्री के सम्मेलन कहां हुआ? सबसे पहले याद रखना, बाली द्वीप। इंडोनेशिया में जावा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है, बाली द्वीप है, ये सब इंडोनेशिया का भाग है। तो बाली द्वीप में हुआ है G20 के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन और इस सम्मेलन में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भाई कि महामारी से निपटने के लिए जो गरीब देश हैं, ऐसे देश जो निम्न आय वाले हैं, ऐसे देश जो मध्यम आय वाले हैं, उनके लिए पैसा बढ़ाइए। उनके लिए जो अमीर देश है, जो विकासशील देश है, जो विकसित देश है, वो क्या करें? कम आय वाले देश को और ज्यादा पैसा मुहैया करें महामारी से निपटने के लिए। इसके अलावा इसमें चर्चा की गई है IMF, सॉरी यहां पर होगा IMF द्वारा रिजिलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट बनाया गया है। महामारी से निपटने के लिए IMF के द्वारा क्या बनाया गया है? IMF के द्वारा बनाया गया है रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। इसका उद्देश्य क्या है भाई? महामारी के समय लोगों को क्या करना? मदद करना। अभी आप देख रहे हैं G20 की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। G20 में कुल 19 देश हैं और एक इसमें यूरोपियन यूनियन है, एक इसके अंदर यूरोपियन यूनियन है। तो G20 के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन बाली द्वीप में हुआ है। इसमें निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भैया जो गरीब देश हैं उनके लिए और फंड दिया जाए। और IMF क्या बनाया है? रिजिलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट का निर्माण किया है। किसके लिए? महामारी से निपटने के लिए। अगर बात करते हैं हम लोग IMF की, अगर बात किया जाए IMF की, तो IMF के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। IMF जो है उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC में है। IMF में टोटल कितने मेंबर हैं? भैया? तो 190 मेंबर हैं। और IMF की जो करेंसी है वो क्या है भैया? SDR, नोट कर लीजिएगा। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। टोटल मेंबर 190 और IMF की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? SDR। नहीं चल रहा है? क्या होगा? तो उनको कल कट कर देना, कहिए कट करने का दीजिए, उनको बोल दीजिए, बुला लीजिए। तो आज छोड़ देते हैं इसको, सेशन नहीं छोड़ देते, कल कर देंगे। स्टॉप कर दीजिए।
हैं? ठीक है, आगे करें ना, कंटिन्यू। चलिए, थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार जुड़े रहिए आप लोग। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आया था, मतलब कि थोड़ा नेटवर्क की समस्या आ गई थी, इस वजह से दिक्कत हुआ। तो आईएमएफ की करेंसी क्या है भाई? एसडीआर है। टोटल 190 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट करंट है, अमेरिका की एक कंपनी है, अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। इस कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। एक कंपनी है रिचर्ड ब्रांस्की। रिचर्ड ब्रांस्की एक अमेरिकी नागरिक हैं, अमेरिकी उद्योगपति हैं, रिचर्ड ब्रांस्की। उनकी एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक। उनका एक जहाज है यूनिट 3, ये अंतरिक्ष में जाने को तैयार है। ये वर्जिन गैलेक्टिक जो कंपनी है, इसके द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन की अपनी पहली यात्रा की बुकिंग प्रारंभ हो गया है। यानी कि जो रिचर्ड ब्रांस्की हैं, उनकी कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। उसने क्या डेवलप किया है? यूनिट 3 विमान डेवलप किया है, और इस विमान के द्वारा इसकी पहली बुकिंग, अंतरिक्ष यात्रा की पहली बुकिंग शुरू किया है। इससे पहले अमेरिका में स्पेस एक्स एलन मस्क, स्पेस एक्स जो कंपनी, उसके कौन है भैया? एमडी एलन मस्क। उसने स्पेस वॉक के लिए अपने कई सारे शटल को भेजा है, लेकिन पहली कंपनी बनी है ये वर्जिन गैलेक्टिक, जिसकी पहली फ्लाइट अंतरिक्ष में जाने को तैयार है, और इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। तो ये जो है ये रिचर्ड ब्रांस्की हैं। इनकी कंपनी का नाम क्या है? ये वर्जिन गैलेक्टिक। यूनिट 3 नाम का जहाज ये कहाँ भेजने वाले हैं? कहाँ भेजने वाले हैं? अंतरिक्ष यात्रा के लिए। कुल 1000 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। चलिए, इसमें कुछ विशेष नहीं है। आगे आइए, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करंट है आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण करंट। पहली बार बिल गेट्स पाकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। पहली बार बिल गेट्स कहाँ की यात्रा पर हैं? पाकिस्तान की यात्रा पर है। पाकिस्तान इतना बेहतरीन सुधरा हुआ देश है कि बिल गेट्स जैसे उद्योगपति इतने दिन बाद पहली बार, पूरे जीवन में पहली बार बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स पहली बार भारत में कई बार आ चुके हैं। बिल गेट्स भारत में कई बार आ चुके हैं, भारत में भी बिहार कई बार आ चुके हैं। नीतीश कुमार के द्वारा यहां पर बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन से बहुत पैसे मिल चुके हैं, लेकिन पहली बार बिल गेट्स कहां गए हैं? पाकिस्तान के इस्लामाबाद। और उन्हें पाकिस्तान ने तुरंत सम्मान दिया है। पाकिस्तान ने तुरंत एक सम्मान दे दिया, हिलाले पाकिस्तान। हिलाले पाकिस्तान, हिलाल ए पाकिस्तान, लिख लीजिए पाकिस्तान। बिल गेट्स को पाकिस्तान ने कौन सा अवार्ड दिया है? हिलाल ए पाकिस्तान। हिलाल ए पाकिस्तान, बिल गेट्स लिख लीजिए। ये बिल और मेलिंडा गेट, बिल और मेलिंडा गेट, मेलिंडा गेट फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन का है। साथ में इनका संबंध माइक्रोसॉफ्ट से है। माइक्रोसॉफ्ट, जिसके मालिक कौन है भैया? कौन मालिक है? बिल गेट्स। और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है अभी? माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है भैया? तो सत्या नडेला। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन भी नोट कर लीजिए, ये भारतीय हैं। सत्या नडेला पहले सीईओ थे। पहले कौन थे भैया? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। पूरे एनर्जी के साथ जुड़ जाओ, अब आ गया है रिदम और हम लोग कर देंगे सबको खत्म। तो भैया चलो भाई, अध्यक्ष कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? सत्या नडेला। उनके मालिक कौन है? बिल गेट्स। अब बिल गेट्स के फाउंडेशन का नाम क्या है? बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। अब बिल गेट्स पहली बार कहां गए हैं? पाकिस्तान। और तुरंत उनको क्या मिल गया? हिलाल ए पाकिस्तान। उनको जो मिला है अवार्ड पाकिस्तान की तरफ से, उस पाकिस्तान अवार्ड क्यों दे दिया? वो जान रहा है किसको बुलाए हैं, उसको पता है खरबपति आदमी है, अभी गरीबी में हालत चल रहा है, एक मेडल दे देंगे कुछ, तो उसमें कितना खर्चा है? 100 रुपया के मेडल पहना के और फिर क्या कर देना है? 1-8 करोड़ रुपया इनसे खींच लेना है ना? तो पाकिस्तान भी कम चालाक नहीं है। इमरान खान साहब ने तुरंत घोषणा किया कि सर आप हिलाल ए पाकिस्तान है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो मेलिंडा गेट बिल गेट फाउंडेशन है, जिसने बिहार में बहुत सारे कार्य किए हैं, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सारा काम किए हैं। पहली बार पाकिस्तान गए और वहां उन्हें हिलाल ए पाकिस्तान मिला है, भूलना मत। सबसे बड़ी बात, भारत का पहला
भारत का पहला तीरंदाजी एकेडमी, आर्चरी, तीरंदाजी को क्या बोलते हैं, आर्चरी, भारत का पहला तीरंदाजी एकेडमी ये हरियाणा के सोनीपत में स्थापित किया जा रहा है। कहां स्थापित किया जाएगा मेरे भाई, हरियाणा के सोनीपत। सोनीपत के बहावलगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में देश का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर, देश का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है मेरे भाई, देश का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर यह बनाया जा रहा है सोनीपत, सोनीपत के बहावलगढ़ में, सोनीपत के बहावलगढ़ में। इसमें क्या किया जाएगा, देश भर के तीरंदाज को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। वह उन्हें अभ्यास के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा, अभ्यास के लिए उनको विदेश नहीं जाना पड़ेगा। अभी तक हमारे जो आर्चरी होते हैं, आर्चरर जो होते थे, जो तीरंदाज होते थे, उन्हें प्रशिक्षण के लिए कहां जाना पड़ता था, विदेश। लेकिन भारत का पहला क्या खुला है भैया, भारत का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर किसके लिए होगा, तीरंदाजी के लिए होगा। इससे पहले भारत के तीरंदाज विदेश जाते थे तीरंदाजी की ट्रेनिंग के लिए, अब उनको भारत में ही सोनीपत में क्या किया जाएगा, आर्चरी की ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा के सोनीपत में ये भारत का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, नोट कर लेना। इसमें इसका जो एरिया है कितना है भैया, 10,000 वर्ग फुट एरिया में बनने वाले इस सेंटर को बनाने में कितना खर्च हुआ है, 5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है, अब इसका निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। तो भैया अभी करंट अफेयर है, 1-2 दिन पहले का करंट है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्वेश्चन आएगा, इसका संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी। हाई परफॉर्मेंस सेंटर का संबंध किससे है भैया, तीरंदाजी। और ये कहां खुल रहा है, सोनीपत के बहावलगढ़ में, बहालगढ़ में, सोनीपत के बहालगढ़ में खुल रहा है। तो नोट कर लीजिए। आगे आइए, भारत में आर्चर का नाम बताइए, कोई 1-2 आर्चर का नाम बताइए, तीरंदाज का नाम बताइए। दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं। आगे आइए, प्रसिद्ध दिग्गज भारतीय फुटबॉलर, प्रसिद्ध दिग्गज भारतीय फुटबॉलर सुरजीत सेन गुप्ता का 70 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। अब ये कोरोना से पीड़ित थे, कोरोना से पीड़ित थे सुरजीत सेन गुप्ता। सामने इनका चित्र देख लीजिए। सुरजीत सेन गुप्ता जो प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, 1970 में भारतीय फुटबॉल टीम 1970 में जीता था क्या, भारतीय फुटबॉल टीम 1970 में एशियन गेम में क्या जीता था, कांस्य पदक। उस टीम के सदस्य रह चुके हैं, उस टीम के सदस्य रह चुके सुरजीत सेन गुप्ता। 1970 के जो एशियन गेम था उस टीम का मेंबर थे सुरजीत सेन गुप्ता। उस टीम ने कांस्य पदक जीता था किसमें, एशियन गेम में, उसके मेंबर थे। इनका 70 साल की उम्र में कल रात को निधन हो गया, यानी 17 फरवरी को इनका निधन हो गया कोलकाता में। तो नोट कर लीजिए, प्रसिद्ध दिग्गज भारतीय फुटबॉलर सुरजीत सेन गुप्ता का 70 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। सुरजीत सेन गुप्ता 1970 के 1970s के एशियाई खेलों के कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम, कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य रह चुके हैं और कोलकाता में ईस्ट बंगाल क्लब से खेलते थे। सुरजीत सिंह सेन गुप्ता कहां से खेलते थे, सुरजीत सेन गुप्ता किस टीम से खेलते थे, ईस्ट बंगाल क्लब, ईस्ट बंगाल क्लब से खेलते थे ये। और 1970 में जिस भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था एशियन गेम में, उसके क्या थे, मेंबर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट की ओर हम लोग आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार के करंट, कल का न्यूज है ये सब, ये सारे न्यूज लेटेस्ट हैं और कल के हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपडेट रहूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि द हिंदू, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और पीआईबी के साइड में जितने भी न्यूज हैं वो आपके लिए छान कर लाया जाए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आपको कोई करंट में दिक्कत ना हो, कुछ भी दिक्कत हो पर करंट में कहीं दिक्कत ना हो, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। तो सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, सेशन को शेयर कर दो, अधिकतम इस सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई। तो सेशन को शेयर कर देना है लगातार। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट आते हैं। आगे, भारत का पहला वाटर टैक्सी सर्विस, ये भारत का पहला है। इससे पहले कभी वाटर टैक्सी सर्विस नहीं शुरू हुआ था, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ये सर्विस नवी मुंबई से मुंबई के मुख्य नगर तक जाएगी। नवी मुंबई से जो मुंबई का मेन सिटी है वहां तक चलेगी समंदर में। देखिए
वाटर टैक्सी, भारत का पहला वाटर टैक्सी किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ने शुरू किया है। कहां से कहां तक? नवी मुंबई से मुंबई तक। नवी मुंबई से मुंबई के बीच चलेगा वाटर टैक्सी। ये देश का पहला वाटर टैक्सी होगा, याद कर लो। सामने चित्र देख लो मेरे भाई, देश का पहला वाटर टैक्सी क्या होगा? जल्दी बताओ। कहां, किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? महाराष्ट्र ने। किसके बीच? नवी मुंबई से मुंबई के बीच। आगे आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट देखो। हाल ही में मैं बता दूं कि जो साहेल प्रदेश है, साहेल प्रदेश पूछा जाए किस महादेश में है, तो यह उत्तर अफ्रीका में। उत्तर अफ्रीका का जो क्षेत्र है, उत्तर अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के दक्षिण में जितने भी देश मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? साहेल प्रदेश। अफ्रीका महादेश में सहारा मरुस्थल के दक्षिण में जितने भी देश हैं, जैसे माली है, नाइजर है, घाना है, ये सभी को क्या बोलते हैं भैया? साहेल प्रदेश। तो साहेल प्रदेश अभी उग्रवाद से प्रभावित है, उग्रवाद से प्रभावित है। तो वहां उग्रवाद को कंट्रोल करने के लिए फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के सैनिक वहां मौजूद थे। लेकिन अभी फ्रांस ने निर्णय लिया है, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन दोनों ने निर्णय लिया है भाई कि माली से अपने सैनिक को क्या करेगा? वो वापस बुलाएगा। लेकिन उसमें साथ में भी निर्णय हुआ है कि माली से तो वापस बुलाएंगे, माली से वापस बुलाएंगे, माली एक देश का नाम है, माली से वापस बुलाएंगे, लेकिन उसके आसपास के जितने देश हैं वहां पर अपने सैनिक अभी भी हम रखेंगे। तो माली से, माली की राजधानी बमाको, माली की राजधानी कहां है मेरे भाई? बमाको। माली की राजधानी कहां है? बमाको। नोट कर लीजिए, यह माली देश है, ये पूरा कंट्री है माली। माली का मैंने चित्र बना दिया है, देख लीजिए। ये इसकी राजधानी, माली की राजधानी देखिए सामने में दिया हुआ भी है, माली की राजधानी बमाको। तो भैया माली से फ्रांस के जो सैनिक हैं, फ्रांस के जो सैनिक हैं और यूरोपियन यूनियन के जो सैनिक हैं उसको बाहर निकालने का निर्णय ले लिया है। किसने? फ्रांस ने और पूरा यूरोपियन यूनियन ने। साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि माली के आसपास के देशों में उनके सैनिक मौजूद रहेंगे, यानी कि केवल माली से सैनिक निकाला जा रहा है, बाकी देशों में सैनिक अभी भी रहेंगे। फ्रांस के जो सैनिक माली में थे उन्हें बरखाने फोर्स कहा जाता था। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। फ्रांस के जो सैनिक माली में मौजूद था उसे बरखाने फोर्स के नाम से जाना जाता है। बरखाने फोर्स, बरखाने फोर्स के नाम से जाना जाता है। वहीं यूरोपियन यूनियन के सैनिक को, यूरोपियन यूनियन के जो सैनिक है उसे तकुबा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तकुबा। नोट कर लीजिए भाई, जो सैनिक फ्रांस के जो सैनिक मौजूद हैं, कहां मौजूद है मेरे भाई? फ्रांस के जो सैनिक मौजूद हैं माली में, उसे क्या कहा जाता है? बरखाने फोर्स। और जो यूरोपियन यूनियन के सैनिक मौजूद है उसे क्या बोला जाता है? तकुबा। तो तकुबा और बरखाने फोर्स जो माली में मौजूद था वह वहां से बाहर निकलने का फैसला ले लिया है। लेकिन फ्रांस का और यूरोपियन यूनियन का कहना है कि माली से अपने सैनिक को वापस ले जा रहे हैं, बाकी देशों में हमारे सैनिक होंगे। तो लगातार सेशन से जुड़ते रहो और सेशन को शेयर कर दो। सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सेशन पहुंच जाए, ताकि एक एक लड़का जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो नीडी है, जिसे चाहिए करंट अफेयर का बेहतर क्लास, उन तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि रियल में ये मेहनत वाला सीरीज है जो मैं कर रहा हूं, ये बिल्कुल मेहनत से निकाल कर लाया जा रहा है। इसलिए ये पीड़ा मैं जानता हूं आपकी, आपके दर्द को मैं समझता हूं कि आप इस बार कुछ कर गुजरने की ताक में हैं, तो कुछ कर गुजरेंगे, उसमें मैं चाहता हूं कुछ हिस्सा मैं भी बन जाऊं ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो माली की राजधानी बमाको, बमाको से सैनिक यानी माली से सैनिक को बाहर निकालने का निर्णय किसने ले लिया? फ्रांस ने। और फ्रांस के सैनिक को क्या बोलते हैं? बरखाने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल, केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल अवकाश प्राप्त हैं, ये रिटायर्ड हैं, जी अशोक कुमार को देश का पहला, इंपॉर्टेंट है, देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। नोट कर लीजिए, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी क्या कोऑर्डिनेटर, किसको बनाया गया है? ये बनाया गया जी अशोक कुमार के, एयरफोर्स के, सॉरी नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर, वाइस एडमिरल, नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री
सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। जब से हमला हुआ, आप जानते हैं कि 26/11 मुंबई पर अटैक कब हुआ था? 26 नवंबर को मुंबई पर क्या किया गया था? आक्रमण। उस समय से ही यह महसूस किया जा रहा है कि भारत का समुद्री सुरक्षा बेहतर होना चाहिए। जो भारत का तट है वो सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि तट के माध्यम से जो जहाज से आतंकवादी आए मुंबई में हमला करने, वो कहां से आए? अरब सागर होकर के आए। तो भारत का तट अगर सुरक्षित होगा, उससे भारत में आतंकवादी घटनाओं को लगाम लगेगा। तो भारत की तटीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2008 में ही ये निर्णय लिया गया था। जब 26/11 हमले हुए थे, उस समय निर्णय लिया गया था कि समुद्री सुरक्षा जरूरी है, और उसी सुरक्षा में ध्यान में रखते हुए जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है। और ये काम करेंगे अजीत डोभाल की टीम में। कहां काम करेंगे मेरे भाई? ये काम करेंगे अजीत डोभाल, जो भारत के क्या है भैया? NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के कौन है? अजीत डोभाल। ये जो जी अशोक कुमार साहब हैं, ये अजीत डोभाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल के राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के सचिवालय के समन्वय में काम करेंगे। यानी कि अजीत डोभाल की जो टीम है उसमें जी अशोक कुमार काम करेंगे। तो जी अशोक कुमार को क्या बनाया गया? भारत का पहला समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया। ये फर्स्ट है, पहली बार एक पद जनरेट किया गया है। और ये किसके अंदर में काम करेंगे? किसके अंदर में, किसके ऑफिस के अंदर में काम करेंगे समन्वयक के रूप में भाई? तो अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के समन्वयक के रूप में काम करेंगे। देखिए सामने जी अशोक कुमार साहब ये हैं, इनको देख लीजिए आप। इनको नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। और किसके टीम में काम करेंगे? किसके टीम में काम करेंगे? अजीत डोभाल के टीम में काम करेंगे। और ये नेवी के ऑफिसर रह चुके हैं, वर्तमान में रिटायर्ड हैं। आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट करंट, तुर्की ने अपना नाम बदलने का फैसला कर लिया है। तुर्की जो देश है उसने अपने नाम को बदलने का फैसला किया गया है। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता था। तुर्की को यूरोप का मरीज, तुर्की इज नोन एज इल ऑफ यूरोप। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। तुर्की एक ऐसा देश है जिसका आधा हिस्सा यूरोप में है और आधा हिस्सा एशिया में है। तुर्की के आधुनिक तुर्की के पिता के रूप में मुस्तफा कमाल पाशा जाना जाता है। आधुनिक तुर्की का पिता मुस्तफा कमाल पाशा को कहते हैं। और तुर्की यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है भैया। तो तुर्की ने अपना नाम बदलने का फैसला किया है। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है, तुर्की के राष्ट्रपति का नाम क्या है? रेसेप तैयप एर्दोगन। इनके द्वारा तुर्की का नाम बदल के तुर्की करने का निर्णय लिया गया है। यानी अब तुर्की का नाम बदल जाएगा। तुर्की का नाम तुर्की नहीं होगा, बल्कि इसका नाम तुर्की कर दिया जाएगा। इनका कहना है कि भाई, एक बयान देकर इन्होंने कहा कि देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम को तुर्की से तुर्की में बदल दिया गया है। और इसका क्या वजह है भैया? ताकि देश की जो संस्कृति है, देश की जो भाषा है, देश की जो रंग है, वो स्पष्ट रूप से तुर्की में आता है। यानी तुर्की नाम बदल के क्या कर दिया गया? तुर्की कर दिया गया। और इसका उद्देश्य क्या बताया गया? इसका उद्देश्य बताया गया कि भैया तुर्की, तुर्की शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, उसकी सभ्यता और उसके मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। हम नाम क्यों बदल रहे हैं? रेसेप तैयप एर्दोगन वहां के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा नाम बदलने का मकसद है क्योंकि इस शब्द से तुर्की की संस्कृति स्पष्ट होती है, तुर्की की सभ्यता का प्रचार होता है और उसके मूल्यों को स्पष्ट करते हैं। इसलिए भाषा, संस्कृति और इसका जो मूल्य है उसको लेकर इसका नाम तुर्की से क्या कर दिए? तुर्की। तो एक तो करंट ये हो गया। दूसरा, वर्तमान में तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रेसेप तैयप एर्दोगन। और दूसरी, तीसरी बात, तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में है। चौथी बात, आधुनिक तुर्की के पिता मुस्तफा कमाल पाशा को कहते हैं। और पांचवी बात, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं। और पूरे मिडिल एशिया में भारत का सबसे बड़ा विरोधी देश भी कौन है? तुर्की है। तुर्की हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है हर जगह पे। भारत को कभी भी तुर्की सपोर्ट नहीं किया है। और आप जानते हैं पिछले बार मोदी जी तुर्की की यात्रा अपना प्लान करने के बाद उसको कैंसिल कर दिया था। तुर्की का जो यात्रा मोदी जी का जाना था तुर्की, उस यात्रा को मोदी जी बीच में कैंसिल कर दिए। तुर्की के लिए सही जवाब था। भारत में अभी तक क्या रहा है कि भैया यात्रा हो गया तो चाहे वो विरोध में बयान दे,
पक्ष में बयान दे, क्या सोचेगा वो, कैंसिल कर दें, क्या सोचेगा, जैसे को तैसे जवाब देना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी का सपोर्ट करता हूं भाई। क्यों करता हूं? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमें आंख दिखाएगा उसे भी हम आंख दिखाएंगे। ये होना चाहिए, टिक फॉर टैट वाली बात होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी होगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहले प्रधानमंत्री जो बनते थे पहले चीन की यात्रा करते थे। मोदी भाई ने क्या किया कि भैया हम चीन की यात्रा नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, चीन के जितने दुश्मन देश है ना पहले उसकी यात्रा कर लेते हैं। सोचिए क्या हुआ, पहले चीन के दुश्मनों की यहां यात्रा करते हैं। मोदी जी पहले मंगोलिया की यात्रा किए, जापान की यात्रा किए, साउथ कोरिया की यात्रा किए, पगला गया चीन। शी जिनपिंग ने फोन लगाया कि आप क्या कर रहे हैं, पहले हमारा आपका प्रधानमंत्री मेरे यहां आता था। तो मोदी जी बोले कि आप बेकार उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं, हम तो रैंडमली चले गए, हमको हमारा कोई मकसद तो ऐसा है नहीं। भागे भागे 7 दिन के अंदर शी जिनपिंग भारत आए। ये कुछ ही कर रहे हैं भाई, थोड़ा देखिए, रिश्ता की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे को तैसे वाले जवाब इस एर्दोगन को देना जरूरी था। ये पाकिस्तान की गलतियों में भी उसका साथ देता है, भारत का साथी नहीं है ये। तो एकाएक मोदी जी ने पिछले साल अपनी यात्रा क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। तो तुर्की ने अपनी भाषा नहीं बल्कि देश का नाम ही बदल दिया, तुर्किया कर दिया देश का नाम, और कहा कि तुर्की से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे मूल्य का पता चलता है। वर्तमान में रोसब तैयब एर्दोगन अभी तुर्की के राष्ट्रपति हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा काम किया है, उसने कहा कि भैया हथियार का लाइसेंस, अभी दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया है, कल ही 17 फरवरी को दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया। ध्यान से सुनो मेरी बात, बाद में लिख लेना, पहले सुन लो। दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें क्या कहा गया कि अब जो हथियारों का जो लाइसेंस मिलेगा, लोग को हथियार का जो लाइसेंस देंगे उसके लिए एक डायरी मिलती थी, लाइसेंस के लिए पूरी डायरी। अब नहीं, अब डायरी देने की जरूरत नहीं है, अब स्मार्ट कार्ड मिलेगा। उसी कार्ड में सारा उसका जो डॉक्यूमेंट होगा, फिल होगा, जैसे हम अंदर डालेंगे पूरा डाटा उसका निकल के सामने आ जाएगा। नहीं, मोटी डायरी अब रखने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस के लिए जो डायरी इशू होता था, पतला सा डायरी, छोटा सा डायरी, वो पूरी डायरी अब कॉपी ले चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब स्मार्ट कार्ड मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा तो उस स्मार्ट कार्ड में ही सारा इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली फीड होगा। तो बहुत बढ़िया हुआ भैया, सामने देखो स्मार्ट कार्ड का चित्र बना हुआ है, देखो यही जारी होगा। यदि आपको हथियारों का लाइसेंस लेना है तो बस इस तरीके का एटीएम कार्ड जैसा जारी हो गया। अगर आपका हथियार सही है या गलत है तो उसको क्या करेगी दिल्ली पुलिस, जैसी कंप्यूटर में डालेगी ये कार्ड को, पूरा का पूरा आपका डाटा 15 पेज का, 20 पेज का, जितना का भी डाटा हो लाइसेंस को लेकर, वो डाटा सामने आ जाएगा। पूरी कॉपी लेकर आपको चलना पड़ता था, अब बस एक कार्ड लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, हथियार का लाइसेंस कार्ड, सबके लिए बस कार्ड है, काम खत्म, पूरी कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ने अपना क्या मनाया है, स्थापना दिवस मनाया है। दिल्ली पुलिस ने 17 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस इस तरह की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया। ऐसी बिहार पुलिस भी कर दे, हर एक राज्य की पुलिस को ऐसा स्मार्ट कार्ड डेवलप करना चाहिए। उससे क्या होता है, पहली बात कि चीजों को ट्रेस करने में आसानी होता है। इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली अगर किसी से जुड़ जाते हैं आप, तो ऐसे में क्या होता है, किसी चीज के डुप्लीकेसी का पता लगाने में आसानी होती है। और सामने वाले को भी पूरी मोटी डायरी या पूरा पन्ना रखने की जरूरत नहीं होता, पानी में भीग गया तो सब खत्म, ऐसी वाली बात नहीं है। आपको क्या मिलेगा, एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा, समझा बात, और उसी कार्ड में आपकी सारी जानकारी होगी। अब इससे आपको मुक्ति मिल गया, इससे क्या मिल गया, मुक्ति। अब इसके जगह पे क्या आ गया, ये वाला कार्ड आ गया। तो भैया शुरुआत की है, ऐसा करने वाला दिल्ली पुलिस पहली पुलिस बन गई। दिल्ली पुलिस की लाइसेंस इकाई ने भारी भरकम शस्त्र लाइसेंस बुकलेट के स्थान पर स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया। समझ में आ गया, दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट कार्ड जारी किया है, किसके लिए, लाइसेंस के लिए। और लाइसेंस कौन देता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस जिले में, जिस जिले में आप निवास करते हैं, उस जिले के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीसी होता है, वो क्या करता है, लाइसेंस के लिए अपनी परमिशन देता है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, अमित शाह जी ने कहा था, अमित शाह जी ने क्या कहा कि भाई लाइसेंस की संख्या बढ़ी है। मैंने एक दिन के करंट में बताया था कि लाइसेंस लेने वालों की संख्या क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। इसलिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, हथियार बनाने के जो कारखाने हैं, उनको अब क्या करना पड़ेगा, उनको अपने हथियार के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए परमिशन वो ले ले, 3 महीने पहले परमिशन दे देंगे, और बाकी वो जितना चाहते हैं उतना हथियारों उत्पादन कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि हथियार के लाइसेंस के मामले में टॉप 3 जो स्टेट से भारत के, उसका मैंने रिपोर्ट आपको दिया था। तो हथियारों का जो लाइसेंस की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ा है।
कहां सबसे ज्यादा लाइसेंस है भैया? हथियारों के लाइसेंस लेने के मामले में प्रथम स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। प्रथम स्थान पे कौन है भाई? उत्तर प्रदेश है भैया। तो हथियारों के लाइसेंस देने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और अभी इसी कारण से हथियारों के उत्पादन बढ़ाने पर भी गृह मंत्री ने क्या किया है? जोर दिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक के इस सेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट, नोट कर लो, ये आज नहीं अगले साल भी काम आएगा, 2024 में भी काम आएगा, 2028 में भी काम आएगा, 2032 में भी काम आएगा। नोट कर लो भाई, ये करंट परमानेंट करंट है भाई, जल्दी नोट करो। ओलंपिक गेम 2032, ओलंपिक गेम 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन, नोट कर लो, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ब्रिस्बेन ओलंपिक 2032 का कहां होने वाला है, मैं सारी बातों को बताऊंगा। बस आप लोग लगातार सेशन के साथ जुड़ते रहें, सेशन को शेयर करते रहें, सेशन के साथ जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो, सेशन के साथ जुड़ जाओ। कमेंट देख रहा था, सेशन के साथ जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो। तो ओलंपिक 2032 कहां होने वाला है भाई? ब्रिस्बेन में होने वाला है। और सुन लो, इसके अलावा सिडनी में भी ओलंपिक हो चुका है, सिडनी में भी ओलंपिक हो चुका है सन 2000 में, नोट कर लेना। इसके अलावा 1956 में मेलबर्न में भी क्या हुआ है? ओलंपिक 1956 में। और 2032 में कहां होगा भाई? 2032 में होगा ब्रिस्बेन में, नोट कर लो, ब्रिस्बेन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में 3 बार ओलंपिक आयोजन हो जाएगा। 2032 में अगर ओलंपिक होता है तो 3 बार ओलंपिक आयोजन होगा, 3 बार ओलंपिक आयोजन होगा मेरे भाई। तो ओलंपिक सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन। सिडनी में कब हुआ? 2000 में। मेलबर्न में कब हुआ? 1956 में। अब ब्रिस्बेन में कब हुआ? तो नोट कर लीजिए, कब होगा? 2032 में। ब्रिस्बेन में कब होगा? 2032 में। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक का आयोजन करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का दूसरा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका में 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक किया जा चुका है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का दूसरा देश हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का दूसरा देश होगा जहां ओलंपिक का 3 बार अलग अलग शहरों में आयोजन हुआ है। वैसे अगर बात करें पेरिस का, तो 2024 में ओलंपिक कहां होने वाला है भाई? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस। 2024 का जो ओलंपिक है वो कहां होने वाला है? 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहां होने वाला है? पेरिस में। कहां होने वाला है भाई? पेरिस, नोट कर लीजिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और मेरी बात को सुनिए ध्यान से, 2 बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो काफी महत्वपूर्ण है। अलग अलग शहरों में 3 बार ओलंपिक कराने का रिकॉर्ड अभी तक किसके नाम है? अमेरिका। किसके नाम है? अमेरिका। और दूसरा किसके नाम आ गया? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा किसके नाम आ गया? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ध्यान रखो आप, पेरिस जो है, फ्रांस की पेरिस, 2024 में जब यहां ओलंपिक होगा तो यह भी क्या हो जाएगा? फ्रांस 3 बार ओलंपिक कराने वाला देश फ्रांस भी बनेगा। लेकिन याद रखिए अंतर क्या है? अंतर क्या है कि 3 अलग अलग शहरों में, 3 अलग अलग शहरों में, ध्यान रखो मेरी बात सुन लो, 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक कराने का नाम किसका है? अमेरिका। और दूसरा कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन पेरिस फिर क्या है? एक ही शहर पेरिस में, अलग अलग शहर नहीं है। पेरिस में 3 बार हुआ ओलंपिक, यानी एक ही शहर में 3 बार ओलंपिक कराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना फ्रांस। इससे पहले कौन था? इंग्लैंड। लंदन में टोटल कितने बार ओलंपिक हो चुका है? 3 बार। लंदन ओलंपिक कितनी बार हो चुका है? 3 बार। एक ही शहर में 3 बार ओलंपिक कराने का रिकॉर्ड पहले किसके नाम? लंदन के नाम, इंग्लैंड के नाम। एक ही शहर में 3 बार इंग्लैंड के नाम, और एक ही शहर में 3 बार दूसरा किसके नाम? फ्रांस के नाम। लेकिन अलग अलग शहरों में, 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक कराने का पहला रिकॉर्ड अमेरिका के नाम और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का नाम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यानी कि 3 बार ओलंपिक की संख्या नहीं बोल रहा हूं, 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक कराया अमेरिका पहले, और उसके बाद किसने कराया? ऑस्ट्रेलिया ने कराया। ध्यान समझ में आ गया? दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, एक ही शहर में ओलंपिक 3 बार कराने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है। उसकी राजधानी लंदन में कितनी बार ओलंपिक हो चुका है? 3 बार। लेकिन फ्रांस भी अब पेरिस में, 2024 में जब पेरिस ओलंपिक हो जाएगा तो फ्रांस बन जाएगा
3 बार एक ही शहर में 3 बार ओलंपिक कराने वाला दुनिया का दूसरा देश। समझ में आ गया बात? यानी कि पेरिस में 3 बार ओलंपिक हो चुका है, लंदन में भी 3 बार, लेकिन अमेरिका के 3 बार हुआ है अमेरिका में, लेकिन 3 अलग अलग शहरों में, और ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है पर 3 अलग अलग शहरों में। कब कब भैया? तो 1956 में मेलबर्न, 1956 में मेलबर्न ओलंपिक, 2000 में सिडनी ओलंपिक, और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक। और याद रखिए, जब बात आ गई पेरिस की तो नोट कर लो, भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक में मेडल जीता, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, पहली महिला भारत की जिसने ओलंपिक मेडल जीता, वो सिडनी ओलंपिक में ही जीता था 2000 में। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में ही कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था भारत का पहला मेडल महिलाओं की तरफ से। कर्णम मल्लेश्वरी को ब्रॉन्ज मिला था। क्या मिला था भाई? ब्रॉन्ज मेडल मिला था। कब? सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में। नोट कर लीजिए, क्या क्या सीख लिया आपने, क्या क्या सीखा? अलग अलग शहरों में ओलंपिक कराने का रिकॉर्ड अब 2 देशों के नाम हो गया, पहले अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। एक ही शहर में 3 ओलंपिक कराने का रिकॉर्ड, पहले इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस। और जो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी ओलंपिक है, सिडनी ओलंपिक, उसमें पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी जी ने क्या जीता भारत के लिए? क्या जीता भाई भारत के लिए? क्या भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल। और अभी कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के उप कुलपति यानी कि वाइस चांसलर बनाया गया है। नोट कर लो एक नया बात, हाल ही में दिल्ली के खेल विश्वविद्यालय के क्या बनाया गया? वाइस चांसलर, वीसी। किसको बनाया गया मेरे भाई? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है, एकदम नोट कर लीजिए। और पहली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी जिन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत को महिलाओं की तरफ से पहला मेडल दिलाने वाली महिला है। सैल्यूट है उनको। और मैं बता दूं कि 2020 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ है, 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ है, जिसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते। 2024 में पेरिस में होगा, 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, और 2032 में ब्रिस्बेन में होगा। 2032 में कहां होगा? ब्रिस्बेन में। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको याद हो गया होगा। 2020 में कहां हुआ? टोक्यो। 16 में कहां हुआ था? 16 में कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो। 16 में रियो डी जेनेरियो। 20 में कहां हुआ? टोक्यो। 24 में कहां हुआ? पेरिस। 24 में कहां होगा? पेरिस। 28 में कहां होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका। और 2032 में कहां होगा? 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ओलंपिक होगा। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। तो भाई कर्णम मल्लेश्वरी अभी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के क्या हैं? क्या भैया? वाइस चांसलर हैं, उप कुलपति हैं भाई, तो याद रखिएगा। और ओलंपिक की शुरुआत ओलंपिक 2 है, एक ओल्ड ओलंपिक, एक मॉडर्न ओलंपिक। ओल्ड ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी में हुआ था। ओल्ड ओलंपिक की शुरुआत 776, ओल्ड ओलंपिक की शुरुआत 776 एडी में हुआ था। और मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत 1896 एडी में हुआ है। नोट कर लीजिए, पुराना ओलंपिक ओल्ड ओलंपिक 776 में और नया ओलंपिक 1896 में। और एक बात और नोट कर लीजिए भाई, इसके पिता मॉडर्न ओलंपिक के फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, नोट कर लीजिए, ये ट्रेडिशनल में या फिर मिसलेनियस जीके में पूछेगा। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक पियरे डी कुबरतीन, पियरे दी कुबरतीन, नोट कर लीजिएगा, ये फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक हैं। यानी कि ओलंपिक की शुरुआत यूनान से हुआ ओलंपिक की शुरुआत। यूनान मतलब ग्रीस। आजकल जो देश ग्रीस है ना, उसी को बोलते थे पहले यूनान। इसकी राजधानी है एथेंस। नोट कर लीजिएगा, इसकी राजधानी कहां है भैया? एथेंस। तो लगातार सेशन से जुड़ जाइए और इस बेहतरीन सेशन को शेयर कर दो, ताकि एक एक कोने कोने में बैठे, झोपड़ी से लेकर महल तक, हर एक जगह के बच्चों की जो नीड है, करंट की नीड, बिना करंट के अब आप भारत की किसी परीक्षा को पास करने का सपना देख रहे हैं तो बिल्कुल भुला जाइए। करंट के बिना आप सपना नहीं देख सकते। करंट इंपॉर्टेंट है और मैं कहा हूं कि अंतिम समय तक करंट अफेयर की सेशन लेता रहूंगा जब तक कि आपका प्री एग्जाम ना हो जाए। प्री के बाद मेंस की भी क्लास में करंट अफेयर लूंगा, ध्यान रखिए। तो लगातार सेशन के साथ जुड़े रहिए, शेयर कर दीजिए। इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए,
कुछ दिन पहले की बात है, ये चीन में एक आया था बीमारी, एक वायरस आया था जिसका नाम था मंकी बी वायरस। मंकी बी वायरस मानव के संक्रमित होने का पहला मामला कहां आया था? चीन में। कहां आया था भैया? मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का जो पहला मामला आया था, कहां आया था? चीन में आया था। और ये बीमारी कैसे होता है? जो जिस बंदर में वायरस होता है, अगर वो बंदर खरोच दिया या वो बंदर काट लिया तो समझ लीजिए कोई वायरस आपके शरीर में चला जाएगा। बंदर के काटने से या खरोच भी दिया तब भी वो वायरस आपके शरीर में जा सकता है। तो मंकी बी वायरस का पहला मरीज कहां मिला? चीन में मिला। मंकी बी वायरस किस बंदर में मिलता है भैया? तो मैकॉक बंदर, मैकॉक नाम के बंदर में पाया जाता है, जो अल्फा हर्पिस वायरस के नाम से भी जाना जाता है। मंकी बी वायरस को अल्फा हर्पीज वायरस के नाम से भी जाना जाता है। यानी यह मूल रूप से किसमें पाया जाता है? मैकॉक बंदर में पाया जाता है। और सर्वप्रथम इसकी पहचान वर्ष 1932 में, इस वायरस की सबसे पहले पहचान कब की गई थी? 1932 में। पहला मरीज कहां मिला? चीन में मिला। इसका नाम क्या है? अल्फा हर्पीज वायरस। किस प्रकार के बंदर में मिलता है? मैकॉक बंदर। देखिए सामने मैंने मैकॉक बंदर का चित्र बना दिया हूं। इस बंदर में मंकी बी वायरस पाया जाता है। मंकी बी वायरस का नाम क्या बताया? मंकी बी वायरस का नाम क्या बताया भैया? इसका नाम क्या बताया? तो अल्फा हर्पीज वायरस। कैसे होता है? बंदर अगर काट ले या फिर बंदर आपको खरोच ले तब होता है बीमारी। और सबसे पहला बीमार व्यक्ति कहां मिला? कहां मिला? चीन में। और चीन मलेरिया से मुक्त होने वाला दुनिया का कैवां देश बन गया? 40वां। मलेरिया से मुक्त होने वाला चीन दुनिया का 40वां देश। और गोवा रेबीज मुक्त होने वाला भारत का कैवां राज्य? पहला राज्य। रेबीज मुक्त होने वाला गोवा भारत का पहला राज्य और मलेरिया मुक्त होने वाला चीन दुनिया का 40वां देश बन गया। इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। मैकॉक बंदर में पाया जाता है मंकी बी वायरस, जिसका नाम है अल्फा हर्पीज वायरस, जो बंदर को काटने से या खरोचने से होता है। पहली बार इसका पता कब चलाया गया? 1932 में। आगे आते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा क्या है भैया? ग्लोबल एक्शन मीटिंग में कहा गया है कि भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम नेटवर्क का अपने पड़ोसी देश में भी विस्तार करेंगे। अभी भारत सरकार के द्वारा एक लेबोरेटरी विकसित किया गया है। उस लेबोरेटरी का नाम क्या है? सार्स-कोव मतलब कोविड और 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। ये लेबोरेटरी है। इस लेबोरेटरी में क्या किया जाता है पहले तो ये जान जाइए। ये करंट से जुड़ा हुआ न्यूज है। इस लेबोरेटरी में क्या किया जाता है? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग इस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछता है। ऐसे प्रश्न जो लोगों के नजरों से दूर है ये यूपीएससी में ज्यादा पूछता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरा मकसद बीपीएससी 67, सीडीपीओ और आगे आने वाली परीक्षाएं जिसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जितने बच्चे जुड़े हो मैं प्रॉमिस करता हूं उन सब के लिए भी करंट काम आएगा। इसलिए सब जुड़ो, सब जुड़ो, सब जुड़ो, किसी का प्रश्न नहीं छूटेगा। यदि अंत तक मेरा सेशन कर लिए तो आपका सेशन या करंट अफेयर जो सवाल है वो छूटने वाला नहीं है। तभी सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम नाम से एक भारत ने लेबोरेटरी विकसित किया है। इस लेबोरेटरी में क्या होता है? कोरोना वायरस जिसका जीन हमेशा चेंज हो रहा है, कोरोना वायरस हमेशा म्यूट हो जाता है, सुनते होंगे आप, उसका जो है चेंज हो जाता है कई प्रकार के रूप। उस म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए कि कोरोना वायरस का जीन कैसे चेंज हो रहा है, कैसे वो नया नया तरह का वायरस का रूप ले रहा है, कभी ओमिक्रोन तो कभी कुछ तो कभी कुछ, अल्फा तो कभी बीटा, कई प्रकार के वायरस कोरोना का जो रूप है अटैक कर चुका है। तो उसके अध्ययन के लिए, उसके स्टडी के लिए एक लेबोरेटरी बनाया है स्वास्थ्य मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। उस लेबोरेटरी का काम पहले इंडिया में था, लेकिन अभी ग्लोबल एक्शन मीटिंग में इंडिया ने कहा है कि इस नेटवर्क को हम कहां बढ़ाएंगे? अपने पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन देशों में भी हम क्या करेंगे? धीरे धीरे इस लेबोरेटरी को क्या करेंगे मेरे भाई? स्थापित करेंगे। ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्णय लिया है। किसको? सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम एक लेबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है जिसका काम क्या है? जीन म्यूटेशन,
जिसका जेनेटिकली जो म्यूट हो रहा है कोरोना वायरस, उसका स्टडी करना, उसकी पहचान करना, ताकि ये वायरस जितना म्यूट होगा उस पर हम लोग क्या कर सके, काम कर सके, ताकि इसका फैलाव रुक जाए। इसके लिए पहले इंडिया में था, अब लेबोरेटरी अपने पड़ोसी देशों में खोलने का भी निर्णय लिया है। इस लेबोरेटरी को विकसित किया गया और किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक, बायोटेक्नोलॉजी के बाद वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIR और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR यानी कि CSIR, ICMR और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ मिनिस्ट्री, इन सब ने मिलकर इस लेबोरेटरी को डेवलप किया है। भारत में कुल कितनी प्रयोगशालाएं हैं भैया? कितनी लेबोरेटरी है इसकी? 38। अब भारत ने क्या निर्णय लिया कि हम दरिया दिल है भैया, वैक्सीन बनाए तो पहले अपने लोगों को नहीं लगाए, किसको बेच दिए? पड़ोसी को बेच दिए। पहले क्या कर दिए भैया? अपने नहीं लगाए, उसको पहले भेज दे दूसरे देश में। क्या बोलते हैं इसको? वैक्सीन मैत्री पहल। नोट कर लो, पूछा जाए भारत ने जो वैक्सीन दुनिया के देशों को बांटा, किस पहल के तहत बांटा? वैक्सीन मैत्री पहल। ये दिखलाता है कि हमारे लिए परिवार इंपॉर्टेंट नहीं है। मोदी जी ने जो दरिया दिल दिखाया है, वैक्सीन मैत्री पहल के तहत लोगों को जो वैक्सीन बांटा है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत ने दुनिया के देशों को वैक्सीन दिया है। पहले खुद नहीं लगाया, पहले बांट दिया वैक्सीन। इससे पता चलता है कि भारत परिवारवाद और एक देशवाद, एक क्षेत्रवाद को ध्यान नहीं रखता, बल्कि दुनिया के लिए पूरे धरती को अपना कुटुंब मानता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ग्रसित है। पूरा धरती हमारा कुटुंब है, कोई देश नहीं, कोई राष्ट्र नहीं, पूरा धरती ही हमारा कुटुंब है। और जो लोग गरीब हैं, जो लोग नीडी हैं, उनको भैया हेल्प करेंगे, वैक्सीन मैत्री पहल से वैक्सीन भेजेंगे। दूसरा खेप जब बना तब हम लोगों को लगना शुरू हुआ। ऐसा मालिक देखे आजकल क्या होता है? घर का मालिक अपना बेटा को पहले खिलाता है ना, भाई के लड़के को बाद में, है ना, पहले अपना खा लुका लुका के दे दिया, छिपा छिपा, लो भैया खा लो खा लो खा लो। तो भैया मोदी जी ये दरिया दिल दिखाए हैं, कोई परिवार कहाँ है? मोदी जी का परिवार तो पूरा देश है, पूरा दुनिया है। विश्व नेता है मोदी जी हमारी नजर में। ऐसे नेता सदियों में पैदा होते हैं। हजारों साल नरगिस अपने बेनुरी पर रोती रही, तब चमन में दीदार पैदा होता है। ये हमारे मोदी जी हैं, सैल्यूट है मोदी जी। इस तरह के दरिया दिली आप दिखाते रहिए दुनिया में, और हम लोग आगे आपको मोटिवेट करते रहेंगे, चुनाव जिताते रहेंगे। खैर मेरा संबंध मोदी, ऐसा मत समझना कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं। मैं सपोर्टर नहीं हूं भाई। जहां जो बेहतर होगा मैं उसकी तारीफ करूंगा, आज जो बेहतर नहीं होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि वैक्सीन मैत्री पहल से भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको आप किस मुकाम पर जाते आप देख रहे हैं? आप लिखिए आंसर। समझ में आ रहा है बात? इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो भैया भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR और कौन भैया? ICMR, इन सबों ने मिलकर क्या डेवलप किया है? 38 प्रयोगशाला बनाया है। किसके लिए? कैसे जीन म्यूट हो रहा है। इस तरह के प्रयोगशाला और देशों में भी क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। और अभी आपने देखा कि G20 की जो मीटिंग हुआ वित्त मंत्रियों की बाली में, वहां भी क्या निर्णय लिया गया कि जो गरीब देश हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फंड दिया जाए। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गरीब देश, निम्न आय वाले देश, मध्यम आय वाले देश जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फंड दिया जाए, ताकि वो अपने गरीबी के कारण कोरोना वायरस से उनका मृत्यु न हो जाए। आगे आइए भैया, नेक्स्ट करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट। अभी कर्नाटक में ऑनलाइन गैम्बलिंग, एक तो जुआ, गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है? जुआ। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ, जुआ खेलना। डायरेक्ट भी खेलते हैं, पासा खेलते हैं डायरेक्ट, और ऑनलाइन भी गैम्बलिंग होता है। क्या होता है भैया? ऑनलाइन हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुआ खेलने लगते हैं। तो भैया कहा है कि जुआ एक खेल तो है, जुआ नो डाउट एक खेल है, लेकिन उस खेल से कुछ सीखने को नहीं मिलता। ऐसा खेल जिससे कुछ कंस्ट्रक्शन होता हो, कुछ रचनात्मक कार्य होते हो, स्किल्ड होता हो दिमाग, उस खेल को खेलना चाहिए। जुआ से नुकसान होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। इसीलिए कर्नाटक के हाई कोर्ट ने, कर्नाटक के जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया है? पुलिस अधिनियम 1963 के अंतर्गत ऑनलाइन गैम्बलिंग सहित राज्य में सभी प्रकार के जुआ, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, सभी प्रकार के गैम्बलिंग पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध। हाल ही में पूछा जाए किस राज्य के हाई कोर्ट ने सभी प्रकार के गैम्बलिंग, जुआ पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया है। तो कर्नाटक के हाई कोर्ट ने रोक लगाया है। किसके तहत? पुलिस अधिनियम
63 के तहत ऐसा किया है। हाईकोर्ट का कहना है कि गेम उसे कहते हैं जो व्यक्ति के अंदर कौशल का विकास करे, जो व्यक्ति के अंदर कंस्ट्रक्शन लाए, कुछ निर्माण करे, लेकिन गैम्बलिंग ऐसा नहीं करता। समझ में आ रहा बात ना? कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा? इसको खेल में हम रख सकते थे, ये भी एक खेल है, लेकिन खेल उसे कहा जाता है जो दिमाग में कुछ रचनात्मक बातें डाले, आपके दिमाग को स्किल्ड करे, आपके दिमाग को अपर लेवल तक ले जाए। लेकिन गैम्बलिंग से उल्टा नुकसान होता है, बल्कि कोई फायदा नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कर दिया? ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगा दिया है और सारे प्रकार के गैम्बलिंग पर क्या कर दिया? सभी प्रकार के जुआ पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को हम उद्यान शहर और सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। और याद रखो, कर्नाटक का शुरुआत में नाम क्या था? मैसूर। कर्नाटक को प्रारंभ में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जब राज्यों का पॉलिटी में आप पढ़ेंगे, राज्यों का पुनर्गठन 1856 में हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन 1856 में, उस समय कर्नाटक का नाम क्या था? मैसूर। उस समय कर्नाटक का नाम क्या था भैया? मैसूर राज्य। नोट कर लीजिए, प्रारंभ में क्वेश्चन आ जाए कि जब राज्य का पुनर्गठन हुआ, जब राज्य, हाँ सॉरी हाँ गलती से लिखा गया, अरे राज्य का पुनर्गठन का आजादी से पहले हो जाएगा, सही बात है 1956, सॉरी 1956 गलती से लिख दिया था मैंने। तो 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो मैसूर राज्य, कर्नाटक का नाम क्या था जी? मैसूर। और महाराष्ट्र का नाम था बंबई राज्य और तमिलनाडु का नाम था मद्रास राज्य। नोट कर लीजिए, तो मैसूर राज्य बाद में क्या बन गया? कर्नाटक। और कर्नाटक के हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग को टोटली क्या कर दिया? रोक लगा दिया है। आगे आते हैं, अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे हो गए। इस बार के बजट में कहा गया कि अमृत काल चल रहा है, अगले 25 साल तक देश में क्या होगा? सबको अमृत दे देंगे, सब लोग अमर होने वाला है। यानी 1922 है ना भाई, 2022 है, तो 2022 में 25 साल जोड़ लीजिए, यानी 2047 तक सभी लोग क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। उनको कोई चीज की जरूरत नहीं होगी, ना रोजगार की, ना रोटी की, कुछ नहीं, सब लोग अमर हो जाएंगे। तो अमृत काल, अमृत महोत्सव 2023 तक मनेगा। आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2023 तक क्या मनेगा? अमृत महोत्सव। नोट कर लीजिए आप लोग, इसका लोगो दिया गया है इंडिया, इसका लोगो दिया गया, लोगो नोट कर लीजिए, लोगो इंडिया @75। इंडिया का आजादी के कितने साल पूरे हो गए? 75 साल। इसी अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी महिलाएं जिनका नाम नहीं आता, ऐसी महिलाएं जो बेचारी, क्या की बेचारी मत कहिए, ऐसी बहादुर महिलाएं जिन्होंने भारत के लिए बलिदान दिया, भारत के लिए आगे आई, उन महिलाओं का नाम आप लक्ष्मीबाई का नाम तो जानते हैं, आप रानी गेंडेलियू का नाम तो जानते हैं, आप हजरत महल का नाम जानते हैं, सरोजनी नायडू का नाम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जो बहुत बड़ा योगदान दी थी, पर उनका कहीं नाम नहीं है। मैं सल्यूट करता हूं मोदी जी कि आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो भैया, गुमनाम महिलाएं जो आजादी में अपना योगदान दी थी, उनके लिए उनके चित्र के साथ एक पुस्तक प्रकाशित करवाया गया है। ऐसी महिलाएं जो आजादी में भाग तो ली, लेकिन नाम कोई नहीं जानता, उन महिलाओं को निकालकर, उनके नामों को निकालकर फोटो के साथ एक पुस्तक प्रकाशित करवाई गई है, सचित्र पुस्तक प्रकाशित करवाई गई है। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रकाशित करवाया गया है। सामने में चित्र देख लीजिए, गुमनाम महिलाओं का हमने यहाँ चित्र दिया है, देखो देख लो, इन महिलाओं का इस तरीके से पुस्तिका जारी किया गया है। पुस्तिका गुमनाम महिलाओं को देख लेकर के एक पत्रिका जारी की गई, जिसमें किसका किसका नाम अंकित है भाई, थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसमें नाम अंकित है उड़ीसा के, इसमें नाम अंकित है भाई पार्वती गिरी, उड़ीसा के पार्वती गिरी का नाम इसमें अंकित है। पार्वती गिरी को उड़ीसा का मदर टेरेसा भी कहते हैं, पार्वती गिरी को उड़ीसा का मदर टेरेसा भी कहते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में हिस्सा लिया था। मेरे भाई ध्यान रखो, ऐसी महिलाओं का सचित्र किताब छापा गया है। देखो, कुछ भी कह लो, अपनी जगह महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन कुछ काम तो बेहतर हुआ है, दिल को छूने वाला काम हुआ है। ऐसे काम होने चाहिए। जो लोगों ने, कुछ लोग जो लाइट में आ गए, उनकी बात तो लोग करते हैं, है ना, लेकिन जो ऐसी महिलाएं जो लाइट में नहीं थी,
वो नाम प्रकाशित नहीं हुआ उनका, उनको बाहर लाया गया। ये अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए। तो उड़ीसा के पार्वती गिरी, उड़ीसा का क्या बोलते हैं भैया, मदर टेरेसा। वो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में हिस्सा ली। और सुन लो, उड़ीसा सरकार ने इनके सम्मान में पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की। मेगा लिफ्ट, इनके नाम से एक सिंचाई परियोजना भी चलता है। कहां चलता है भैया, उड़ीसा में, जिसका नाम है पार्वती गिरी सिंचाई परियोजना। इनके अलावा किरानी अबक्का, गुलाब कौर, किरानी अबक्का, गुलाब कौर, और इनके अलावा और इस पुस्तिका में किनका नाम है मेरे भाई, तो किरानी अबक्का, गुलाब कौर, पद्जा नायडू। ये सरोजनी नायडू से संबंध था इनका, सरोजनी नायडू के परिवार से संबंध था, पद्मा या पद्जा नायडू और रानी बेलू नचियार। इसके अलावा झलकारी बाई, ये सब क्या थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता में इन्होंने अपना पसीना बहाया, खून बहाया। इनका नाम कोई जानता नहीं था, तो इनका पुस्तक में चित्र के साथ प्रकाशित किया गया है। उनका नहीं जो चर्चा में रहती हैं, उनका जो चर्चा में नहीं है। कौन कौन है भैया, पार्वती गिरी, उड़ीसा की मदर टेरेसा, किरानी अबक्का, गुलाब कौर, पद्जा नायडू, रानी बेलू नचियार और झलकारी बाई। इन सब का नाम इस किताब में शामिल है। नोट कर लीजिएगा, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस किताब को प्रकाशित किया गया है। देख लीजिए सामने। आगे आते हैं नेक्स्ट। इनका नाम क्या दिया किताब का, गुमनाम नायिका। किताब का नाम क्या है, गुमनाम नायिका। नेक्स्ट आओ मेरे भाई, अगला करंट अफेयर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने क्या कहा है, 1998 से 2003 तक, सुन लो फिर पढ़ देते हैं। 1998 से लेकर 2003 तक, 1998 से लेकर 2003 तक कांगो के द्वारा, कांगो अफ्रीका का एक देश है, कांगो के द्वारा युगांडा पर जो अत्याचार किया गया, उस अत्याचार का हर्जाना उसे देना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां है जी, नीदरलैंड के हेग में। उसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है। और टोटल कितने जज होते हैं, 15, टोटल 15 जज होते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज, नोट कर लो, हारना नहीं है, थकना नहीं है, दिमाग को फ्रेश कर लो, पानी पी लो और सुन लो मेरी बात। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने जज होते हैं, कितने होते हैं, 15। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय जज कौन बने, नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले पहले भारतीय थे, नागेंद्र सिंह। और टोटल कितने जज होते हैं, 15 जज होते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने जज होते हैं, 15 जज। उसने फैसला सुनाया है कि कांगो के द्वारा, कांगो एक देश है, युगांडा भी एक देश है, तो कांगो के द्वारा 1998 से 2003 तक जो युगांडा में अत्याचार किया गया, जो लूटमार किया गया, उसके बदले कांगो को क्या देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो देख लो भैया, इसी बात को मैं पढ़ रहा हूं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए व्यक्तियों को होने वाले नुकसान, हत्या, बलात्कार, बाल सैनिकों की भर्ती, नागरिकों का विस्थापन आदि शामिल होने के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को $225 मिलियन की राशि देने का आदेश किया। किसको, युगांडा के लिए। युगांडा के लिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 1998 से 2003 तक दोनों देशों के बीच हुए क्रूर संघर्ष के दौरान होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 325, टोटल 325 है भाई। कुछ युगांडा ने भी अत्याचार किया। 225 किसको देना है, कांगो को। 100 किसको देना है, युगांडा को। मिलियन भुगतान करना होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ, नोट कर लीजिए, 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत। अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना शुरू किया। स्थापना हुआ 1945 में, लेकिन काम करना कब से शुरू किया, 1946 से। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय कहां है भैया, हेग में। हेग में। सुन लो मेरे भाई, संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने पार्ट हैं, संयुक्त राष्ट्र का कुल कितना भाग है भैया, 5 भाग। संयुक्त राष्ट्र का कितना भाग है मेरे भाई, पहले 6 भाग थे। संयुक्त राष्ट्र का पूछा जाए कितना अंग, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग, कितने पार्ट, यूएनओ का कितना भाग, तो पहले था 6 भाग, अब कितने हैं, 5 भाग। कौन कौन, पहला सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, कल मैंने बताया है, उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 15, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ का जो
सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 15 में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, जिसका चुनाव प्रत्येक 2 साल के बाद 5 मेंबर का चुनाव होता है, यानी आधे मेंबर का चुनाव होता है। जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनका चुनाव नहीं होता। तो यूएनओ का पहला भाग सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, दूसरा भाग जनरल असेंबली, महासभा, और तीसरा भाग मानवाधिकार परिषद, ह्यूमन राइट काउंसिल, चौथा सोशियो इकोनॉमिक काउंसिल, आर्थिक सामाजिक परिषद, और पांचवा मेरे भाई क्या है? पांचवा क्या है भाई? तो यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ध्यान रखो, पांच में से जो चार है उसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। अकेला इंटरनेशनल कोर्ट है जिसका हेडक्वार्टर कहां है? दहेग में। अकेला इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां है? दहेग में। इंटरनेशनल कोर्ट यानी टोटल 5 भाग है, जिसमें 4 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, बस 1 का मुख्यालय हेग में है। आगे आइए, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा माधव नवमी के अवसर पर श्री माधवाचार्य को क्या दी गई है मेरे भाई? श्रद्धांजलि दी गई है। माधवाचार्य को क्या दिया गया है? श्रद्धांजलि दिया गया है। माधवाचार्य द्वैतवाद के समर्थक थे। माधवाचार्य द्वैतवाद के समर्थक थे। नोट कर लीजिए, माधवाचार्य द्वैतवाद के क्या थे? समर्थक थे। घबराना नहीं है, लगातार सेशन से जुड़े रहिए। और आप लोग को डेली आज चुकी बेहतर सेशन आपके लिए हुआ है इस चैनल पे। कुछ टॉपर्स जो आपके लिए वो चीज बताए हैं, वो चीज आपको मिला है जो आपके एग्जाम के लिए टू द पॉइंट एंड ऑथेंटिक है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को फॉलो करिए, प्री और मेंस दोनों होगा आपका। तो भैया चलिए, माधवाचार्य की क्या मिली है? उनको श्रद्धांजलि किसने दिया है भाई? प्रधानमंत्री ने माधव नवमी के अवसर पर। ये द्वैतवाद के जनक है, आपने सुना होगा, कई प्रकार के फिलॉसफी हैं। हाल ही में हैदराबाद में रामानुजाचार्य की मूर्ति बनाई गई है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के समर्थक है, विशिष्टाद्वैत। और माधवाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और द्वैतवाद नहीं होगा, ये तो गलत है। द्वैतवाद तो कौन होंगे? शंकराचार्य। द्वैतवाद के समर्थक कौन है भैया? नोट कर लो, द्वैतवाद के समर्थक है शंकराचार्य, और द्वैताद्वैत के कौन है? माधवाचार्य। द्वैताद्वैत नोट कर लीजिए, माधवाचार्य। द्वैतवाद केवल द्वैत तो शंकराचार्य, द्वैताद्वैत तो माधवाचार्य, और विशिष्टाद्वैत तो रामानुजाचार्य। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि द्वैत क्वेश्चन दर्शन से आते हैं, फिलॉसफी से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वयोवृद्ध पर्यावरणविद जिनका नाम है रवि चोपड़ा, इन्होंने 4 धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति थी उससे इन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। रवि चोपड़ा साहब ने क्या किया है? रवि चोपड़ा जो है 4 धाम परियोजना, आप जानते हैं उत्तराखंड में 4 धाम हैं। कौन कौन भाई? तो उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, नोट कर लो, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, और चौथा नंबर पर आइए बद्रीनाथ। ये चारों को बोलते हैं 4 धाम। इन चारों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने क्या शुरू किया था? 4 धाम परियोजना। इसकी निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? रवि चोपड़ा। उन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है, यह कहते हुए कि मेरे मुताबिक कुछ हो नहीं रहा है। तो क्वेश्चन आएगा, हाल ही में कौन ऐसे पर्यावरणविद हैं, कौन ऐसे एनवायरमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति हाई पावर्ड कमिटी एचपीसी के चेयरमैन के पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा। तो उनका नाम है रवि चोपड़ा। 4 धाम मार्ग, 4 धाम परियोजना किसको जोड़ने के लिए चलाई गई? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसे उत्तराखंड के 4 धाम कहते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अब पूरे देश के 4 धाम है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। पूरे देश के 4 धाम में कौन कौन आते हैं? कौन कौन? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और
रामेश्वरम और उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। पहले यात्री को इनके यात्रा करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो इन चारों को एक ही सड़क से क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। और उसके लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे रवि चोपड़ा, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। आगे आइए, बहुत बेहतरीन पॉलिटी का सवाल बन सकता है। अभी मुकुल रॉय जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, पहले तो तृणमूल के ममता दीदी के नेता थे, लेकिन दल बदल करके इनको लगा ना कि बंगाल में तो मोदी जी उलट पुलट करके रख देंगे, एकदम दीदी तो एकदम अब देश निकाला हो जाएगा उनको। लेकिन दीदी ने ऐसा निकाला किया बीजेपी का कि भैया मुकुल रॉय जो मौका प्रस्त व्यक्ति मैं कह सकता हूं कि भैया जैसे ही मोदी जी आउट हुए तुरंत दीदी के शरण में जाके गिर गए कि हम बीजेपी छोड़ दी, दीदी गलती हो गया था उस समय हमसे, तो दीदी के शरण में चले गए। तो मुकुल रॉय साहब जो सांसद थे, एमपी थे, वो क्या करते, कहां चले गए, कहां चले गए, तृणमूल में। हालांकि मुकुल रॉय ने चुनाव भी जीता, एमएलए का चुनाव भी मुकुल रॉय ने जीत लिया है। क्लियर है भाई। तो मुकुल रॉय साहब जब चले गए, कहां चले गए, तृणमूल में, तो जो बंगाल के जो स्पीकर हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर, उनसे कहा गया, किसके द्वारा, शुभेंदु मुखर्जी, क्या नाम था उनका भाई, जो शुभेंदु अधिकारी, हाँ शुभेंदु अधिकारी साहब ने कहा स्पीकर से कि सर चुनाव तो बीजेपी से जीते हैं एमएलए का, दल बदल कर लिए, चुनाव जीत के भी आप पार्टी बदलते हैं तो क्या होता है, आपको पार्टी से निकाल दिया जाता, आपको जो एमएलए का जो सीट है आपका रद्द कर दिया जाता है, वहां दोबारा चुनाव होता है, वहां दल बदल कानून लगता है। तो शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि इनको निकाल दी, इनको एमएलए का पद इनका क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। पर कौन है स्पीकर, वहां स्पीकर दीदी का है। तो उसने कहा कि ना कुछ गलती नहीं हुआ, सब सही है, हम रद्द नहीं कर। दल बदल पर निर्णय कौन लेता है, स्पीकर लेता है। तो देखिए वही कहानी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष कौन है अभी, मिलान बनर्जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष मिलान बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ममता और मिलान याद रहेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर मिलान बनर्जी, मुख्यमंत्री विमान बनर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़। नोट कर लीजिएगा। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विमान मुखर्जी, नेता शुभेंदु अधिकारी के द्वारा दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका किसके लिए था, याचिका था चुनाव के उपरांत दल बदलने के लिए दल बदल रोधी कानून के तहत मुकुल राय को विधानसभा के रूप में अयोग्य और निर्हर घोषित करना। किया तो है इन्होंने गलती, दल बदल तो किया ही है, लेकिन ये जो भाई साहब है विमान साहब, ये कह रहे हैं कि ना हमको तो कोई गलती दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर एक कानून का, संविधान का क्या कर रहे हैं, स्पीकर के जो पद है उसका अपमान कर रहे हैं। हालांकि जो निर्णय है अंतिम कौन लेगा, स्पीकर का पद का ये थोड़ा सा अपमान कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये हर जगह चल रहा है, तो जाने दीजिए। तो दल बदल कानून किसमें आता है, दल बदल कानून की यदि बात करें, यदि आप बात करते हैं दल बदल कानून का, दल बदल कानून की बात करें तो ये 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। दल बदल कानून को 52वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया और इसके लिए 10वीं अनुसूची, इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और बाद में दल बदल को लेकर 91वां संविधान संशोधन भी किया गया। क्वेश्चन आ जाए कि दल बदल के लिए कौन कौन सा संविधान संशोधन, तो 52वां और 91वां। कौन सी अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची। नोट कर लीजिएगा। और दल बदल पर अंतिम निर्णय स्पीकर का, लेकिन स्पीकर के निर्णय को आप चुनौती न्यायालय में दे सकते हैं, पहले नहीं देते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर के निर्णय अंतिम नहीं होगा। यदि आपको लगता है कि स्पीकर ने गलत किया है तो आप उसको चुनौती कहां दे सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। मतलब कि स्पीकर दल बदल पर अंतिम निर्णय लेगा, किसने दल बदल किया इसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए, लेकिन वो अंतिम फैसला नहीं होगा। यदि उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो दल बदल के लिए 52वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। दल बदल कानून जब आया तो प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। दल बदल कानून को लाने वाले व्यक्ति कौन थे, श्री राजीव गांधी। अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक पेयजल परियोजना है, तमिलनाडु ने कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकादतु संतुलन जलाशय सह पेयजल परियोजना, इस पर बात करने से मना कर दिया है।
तमिलनाडु ने जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है, ये कोशिश किया कि कर्नाटक में जो बन रहा है मेघदेतु जलाशय, इस पर कोई तमिलनाडु विवाद न करे, तमिलनाडु का कोई विवाद न हो, इसके लिए तमिलनाडु आकर बात करे। लेकिन तमिलनाडु ने क्या कर दिया है, बात करने से मना कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मेघदातु संतुलन जलाशय पेयजल परियोजना किस राज्य में है, कर्नाटक में। इसको लेकर तमिलनाडु कर्नाटक में विवाद है, और तमिलनाडु कर्नाटक में विवाद पर बात करने के लिए किसने बुलाया, कावेरी जल प्रबंधन विभाग ने बुलाया तमिलनाडु को, और तमिलनाडु में उन्हें वहां जाने से क्या कर दिया है, मना कर दिया कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो मेघदातु जल विद्युत जलाशय और पेयजल परियोजना कहां है भैया, तो कर्नाटक में है। नोट कर लीजिए, सामने में इसका मैंने चित्र दे दिया है मेघदातु परियोजना का। ये जलाशय बनाया जा रहा है किसके लिए, पेयजल के लिए, पीने के पानी के लिए, जिसका विरोध कर रहा है तमिलनाडु। आगे आते हैं नेक्स्ट, अभी बहुत महत्वपूर्ण करंट जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो वैसे तो बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, वैसे तो बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, लेकिन जो मिलान एक्सरसाइज 2022 का है, काहे इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पहली बार ये जगह बदला गया है। अभी तक ये एक्सरसाइज अंडमान निकोबार में होता था। भारतीय नेवी के द्वारा मिलान एक्सरसाइज अभी तक कहां होता था मेरे भाई, 2021 तक कहां हुआ है, जब से शुरू हुआ तब से 2021 तक मिलान एक्सरसाइज अंडमान निकोबार में हुआ है। पहली बार इसके जगह को चेंज किया गया है, और चेंज करके कहां कर दिया गया, विशाखापत्तनम। कहां कर दिया गया, विशाखापत्तनम। मिलान एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि अभी तक मिलान एक्सरसाइज अंडमान और निकोबार में होता था, पहली बार एक्सरसाइज विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम के लिए एक जीके आगे आपको मिल गया, विशाखापत्तनम के लिए एक जीके मिल गया। नियति का शहर, विशाखापत्तनम को क्या बोलते हैं जी, सिटी ऑफ डिटरमिनिज्म। सिटी ऑफ डिटरमिनिज्म, नियति के शहर के नाम से जाना जाने वाला विशाखापत्तनम, जिसे बीजांग के नाम से भी जानते हैं, विशाखापत्तनम को बीजांग के नाम से भी जानते हैं। मिलान एक्सरसाइज अभी तक कहां होता था, अंडमान निकोबार में, उसको पहली बार उसके जगह को बदल दिया गया है, और अब कहां हुआ भैया, विशाखापत्तनम, जिसे नियति का शहर या बीजांग के नाम से जानते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी कर्नूल, विशाखापत्तनम और अमरावती। आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य भारत का जिसकी 3 राजधानी है, कर्नूल, अमरावती और विशाखापत्तनम। इसे नियति का शहर भी कहते हैं, इसे बीजांग भी कहते हैं। मिलान एक्सरसाइज पहले होता था अंडमान निकोबार में, पहली बार कहां हो रहा है भैया, विशाखापत्तनम में। नोट कर लीजिए, नियति के शहर विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। मिलान 2022 इस युद्धाभ्यास का कैवा संस्करण है, 11वां संस्करण है। इसे पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। पहली बार इस युद्धाभ्यास को बीजांग में स्थानांतरित किया गया है। भारत द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान की शुरुआत 4 तटवर्ती नौसेनाओं की भागीदारी से 1995 में कहा की गई थी मेरे भाई। पहली बार मिलान एक्सरसाइज कब हुआ, 1995 में। और मिलान एक्सरसाइज का 11वां संस्करण पहली बार कहां हुआ है, विशाखापत्तनम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियति का शहर। और आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानी, 3, कर्नूल, अमरावती और विशाखापत्तनम। और मैं बता दूं कि जब आंध्र प्रदेश बना था उस समय उसकी राजधानी कर्नूल थी। जब आंध्र प्रदेश बना उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां थी, कब बना, 1952 में, 1952 या 53। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश। कब बना, 1953। कब बना भैया, 1953। जब बना उस समय इसकी राजधानी कहां थी, कर्नूल। बाद में हो गया था हैदराबाद। अब 3 राजधानी है, अमरावती, कर्नूल और विशाखापत्तनम। तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अभी केरल राज्य सरकार, केरल के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने केरल में एक बिल आया था 1999 में, केरल में एक बिल आया था 1999 में, केरल लोकायुक्त अधिनियम। कब आया था मेरे भाई, 1999 में। ये जो 1999 में आया था कानून, उसमें लिखा हुआ था कि जो लोकायुक्त हैं, केरल में जो व्यक्ति लोकायुक्त बनेंगे उनके फैसला को सरकार को मानना ही पड़ेगा। केरल में जो लोकायुक्त, अरे भैया सेंट्रल में जो लोकपाल होता है वही राज्यों में क्या कहलाते हैं, लोकायुक्त। सेंट्रल में जो लोकपाल बिल आया था ना,
जो सेंट्रल में केंद्र सरकार के लिए जो लोकपाल होंगे वही राज्य में क्या बनेंगे, लोकायुक्त बनेंगे। तो जो लोकायुक्त अधिनियम केरल में बना उसमें संशोधन किया गया। उस पहले में क्या था नियम कि जो लोकायुक्त का फैसला होगा, लोकायुक्त का फैसला होगा, स्टेट अम्बुड्समैन का फैसला होगा, वो सरकार को मानना ही पड़ेगा। अभी क्या था संशोधन में कि अब सरकार नहीं मानेगी, लोकायुक्त के फैसला जो आएगा उसको सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य सरकार लोकायुक्त के आदेश को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ये इसमें संशोधन किया गया और उस पर राज्यपाल ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। अब ये क्या बन गया, कानून। यानी लोकायुक्त की बात को मानने के लिए बाध्य अब केरल नहीं रहा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और केरल भारत का पहला राज्य था जहां वामपंथी सरकार बनी थी। वामपंथी सरकार स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, केरल। भारत का पहला राज्य केरल है और केरल के विषय में मैंने बताया था, पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहां बनाया गया है, केरल में बनाया गया है। और केरल ने लोकायुक्त अधिनियम में क्या किया है, चेंज किया और कहा कि अब हम लोकायुक्त की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नोट कर लीजिए। आ गया तो नेक्स्ट करंट की ओर चलते हम लोग। अगला करंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम कब बना था, 1972 में। कब बना, 1972 में। 2022 में इसके 50 साल पूरे हो गए। इसके कितने साल पूरे हो गए भैया, 50 वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए, 50 वर्ष पूरे हो गए। नोट कर लीजिए, 50वीं वर्षगांठ बनाया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहां है, नैरोबी। हेडक्वार्टर कहां है भाई, केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना 5 जून 1972 को। कितने साल पूरे हो गए, 50 साल पूरे हो गए। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में देखो यहां पर क्या है, नेक्स्ट आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, देखा जाए इसमें क्या है भाई, देखा जाए थोड़ा सा। पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा 2022 में अपनी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक सम्मेलन 1972 में की गई थी। यूएनईपी की परिकल्पना पर्यावरण की स्थिति की निगरानी और वैज्ञानिक जानकारी के साथ साथ नीति निर्माण और विश्व के पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएनईपी कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करती है, यूएनईपी के द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट जारी होता है, जरा इसको देख लिया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको तुरंत नोट कर लो, तुरंत नोट डाउन कर लो। यूएनईपी के द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट जारी होता है भाई, तो ये उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर एंड इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लेनेट। ये 3 रिपोर्ट यूएनईपी, जिस सुनते हो ना कि विश्व बैंक ने कुछ रिपोर्ट जारी करती है, पूछता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन संस्था, तो यूएनईपी के द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है, 3 रिपोर्ट। कौन कौन, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर एंड इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लेनेट। ये 3 प्रकार की रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएन। कौन जारी करता है मेरे भाई, यूएनईपी। तो भैया आज हम इस सेशन में चूंकि काफी आज काफी आप लोग सुन चुके हैं और काफी ज्यादा आप लोग मोटिवेट हो चुके हैं, तो सेशन को लगातार आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल से भी आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल है मिशन 50 आईएएस का, मिशन आईएएस का, और रंजीत कुमार सर जो आईएएस है उनका भी चैनल है। तीनों चैनल टेलीग्राम का है, उस पर आप जुड़ जाइए। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको वहां मिलेगा। आज हम लोग छोटा सेशन किए हैं, 25 क्वेश्चन का ही सेशन किए हैं। आगे कल से फिर से मैं 50 क्वेश्चन का सेशन लाता रहूंगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कैसा लगा सेशन, मेरा मेहनत कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, और आप सीख रहे हैं कि नहीं, तो एक बार कमेंट करके बता दो। सेशन अच्छा लगा, बेहतर लगा, मजा आया, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कैसा लगा सेशन। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सेशन को अधिकतम शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच जाए। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो ताकि पीडीएफ आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल शाम 5:30 बजे 50 नए करंट